ओके चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, दैट इज द एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन सबको पता होगा। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन गैस। ठीक है, एसिड बेस रिएक्शन का मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तुम्हारे पास हो रहा है। जब भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा तो तुम्हारे पास क्या होगा, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। प्रोसेस एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पर सबसे पहले तुम्हारे पास क्या है, इट इज द हीट रिलीज्ड, द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड व्हेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट क्या है इसके ऊपर अभी फोकस मत करो तुम, ठीक है। ऑफ एन एसिड इज न्यूट्रलाइज्ड बाय द 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस। अभी तुम उसको 1 मोल अज्यूम कर लो, बट डेफिनेशन अगर एग्जाम में कभी भी आए तो मोल वाला डेफिनेशन नहीं होगा, ये ग्राम इक्विवेलेंट वाला डेफिनेशन होगा। एक चैप्टर आएगा वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, वहां पर अपन देखेंगे ग्राम इक्विवेलेंट एक्चुअली में होता क्या है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग तुम्हारे पास क्या है, इट इज द amount of heat released the formation of a 1 mole of water when an acid is neutralized by the base। अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो अगर स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करके जो वाटर फॉर्म कर रहा है तो उसको अपन क्या बोल रहे हैं, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ बेस। ठीक है, तो एक्चुअल में होना हो क्या रहा है एक्चुअल में यहाँ पर, कि अगर सपोज अगर H प्लस है, वो अगर OH माइनस के साथ रिएक्शन करके अगर क्या कर रहा है, वाटर बन रहा है। वाटर कितना बनना चाहिए, यहाँ पर कंडीशन क्या है, यहाँ पर जो वाटर तुम्हारे पास है वो 1 बनना चाहिए। उसको अपन क्या बोलेंगे, हमेशा वाटर कितना बनना चाहिए, 1 बनना चाहिए, 1 मोल। स्टोइचियोमेट्री यहाँ पर 1 होना चाहिए। अगर स्टोइचियोमेट्री यहाँ पर 1 होगा तो उसको अपन क्या बोलेंगे, दैट इज द एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, दैट्स इट। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ये कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। थर्ड डेफिनेशन क्या है, इट इज द एंथैल्पी चेंज। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज डिफाइंड एज द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ H plus in dilute solutions combines with the 1 mole of OH minus to form a undissociated water। ये भी वन मोल ऑफ H प्लस 1 मोल ऑफ OH माइनस के साथ कंबाइन होकर 1 मोल H2O फॉर्म करना चाहिए। इस रिएक्शन का जो डेल्टा H होता है वो होता है इतना 57.1 या फिर -13.6। याद रखनी है वैल्यू, यस याद रखना है वैल्यू, वी हैव टू रिमेम्बर दिस वैल्यू। इसको बोलते हैं हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। कितना है, -57.1 एंड -13.7। अब एक चीज सुनो, इसकी रिएक्शन से क्या बनेगा, HCl प्लस NaOH क्या बनेगा, NaCl प्लस वाटर, NaCl प्लस वाटर, यस NaCl प्लस वाटर। क्या रिएक्शन बैलेंस है, यस। क्या HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्या HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्या NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, HCl वीक एसिड है, क्या बात कर रहे हो हैं। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड और NaOH वीक बेस है, यस नो। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है और NaOH वीक स्ट्रॉन्ग बेस है, यस नो, यस। तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl तो क्या इसको मैं ब्रेक करके ऐसे लिख सकता हूँ क्या, अगर HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है तो क्या मैं उसको ब्रेक करके H प्लस और Cl माइनस लिख सकता हूँ क्या, क्या NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है तो क्या उसको मैं Na प्लस और OH माइनस लिख सकता हूँ क्या। वो कंप्लीट स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाएंगे, वो कंप्लीटली ब्रेक हो जाएंगे अपने आयंस में। अगर ये वीक होता तो कंप्लीटली ब्रेक नहीं होता, स्ट्रॉन्ग है तो कंप्लीटली ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, क्या सॉल्ट सॉल्ट सारे के सारे ब्रेक हो जाते हैं क्या, यस। अभी के लिए इतना ध्यान रखो कि जो भी अपन सॉल्ट बनाएंगे वो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएंगे। अच्छा आयंस में डिसोशिएट हो गए, क्या मैं यहाँ पर आयंस को कैंसिल आउट कर सकता हूँ, ये Na प्लस ये Cl माइनस, ये Na प्लस और Cl माइनस, यस नो। तो जब भी तुम कभी भी whenever you are reacting strong acid with strong base,
तो तुम्हारे पास एक्चुअल में रिएक्ट कौन कर रहे हैं? इनडायरेक्टली रिएक्शन किसका हो रहा है? H प्लस प्लस OH माइनस, इट विल गिव H2O. यस नो? whenever strong acid is reacting with the strong base, तो indirectly H plus and OH minus are reacting and they are forming 1 moles of H2O. yes? अच्छा, कंडीशन क्या है? 1 मोल ऑफ H2O फॉर्म हो रहा है, तो 1 मोल ऑफ H2O अगर फॉर्म हो रहा है H प्लस और OH माइनस से, इसका डेल्टा H कितना होता है? अभी ऊपर याद करवाया था, कितना था वो? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन? व्हाट इज द डेल्टा H ऑफ न्यूट्रलाइजेशन? इट इज a -57.1 किलोजूल पर मोल. -57.1 किलोजूल पर मोल, या फिर -13.7 किलो कैलोरी पर मोल. क्लियर? ठीक है. तो कौन कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड है जो अपने को याद रखने, जो अपने काम की चीज है? ऑर्गेनिक एसिड्स की बात नहीं कर रहा मैं, सिर्फ इनऑर्गेनिक एसिड में जो अपना यूज होगा उसके अंदर कौन कौन है? HCl है, HBr है, HI है. HF स्ट्रॉन्ग एसिड है? HF स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है. HCl, HBr, HI, HNO3, H2SO4, HClO4 एंड HCH3H, SO3H. इसका भी उतना यूज नहीं होगा सल्फोनिक एसिड का, बट ये बाकी सारे अपने को याद रखने ही है. HCl, HBr, HI, HNO3, H2SO4, HClO4, they are the strong acid. They are the strong acid. और स्ट्रॉन्ग बेस कौन से हैं? ऑल द हाइड्रोक्साइड्स ऑफ एल्कली एंड एल्कली अर्थ मेटल एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम. बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक होता है और मैग्नीशियम का वीक बेस होता है. तो ये तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है. तो कौन कौन से स्ट्रॉन्ग बेस है? LiOH, NaOH, KOH, RbOH, CSOH, एल्कली मेटल्स. एल्कली अर्थ मेटल्स में कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंशियम का हाइड्रोक्साइड एंड बेरियम का हाइड्रोक्साइड्स. दे आर द स्ट्रॉन्ग बेस. दैट्स इट. स्ट्रॉन्ग एसिड अपने को पता है, स्ट्रॉन्ग बेस पता है, तो वहां से तुम्हारे पास ये चीज हो जाएगा. तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का कभी भी रिएक्शन होगा तो इनडायरेक्टली इसका रिएक्शन होगा. अगर 1 मोल H2 बनेगा तो इतनी एनर्जी रिलीज हो जाएगी. क्या H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है क्या? क्या NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है क्या? इन दोनों के रिएक्शन से क्या बनेगा बताओ? ओके ओके ओके, गुड गुड गुड. चलो, इन दोनों से अगर मैं H2SO4 को ब्रेक करूंगा तो कैसे ब्रेक होगा? H2SO4 की ब्रेकिंग से क्या होगा? H2SO4 ऐसे ब्रेक होगा, NaOH ऐसे ब्रेक होगा. अब नाउ दे बोथ विल रिएक्ट. यहाँ पे Na2SO4, Na plus और SO4 2 मास, they both will react, they will form the Na2SO4. They will form Na2SO4. और here they both will react और they will form the H2O. तो नेट रिएक्शन जब तुम लिखोगे और रिएक्शन को जब बैलेंस करोगे तो ये आएगा क्या? क्या ये आएगा? इनडायरेक्टली अगर देखोगे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है तो इनडायरेक्टली अभी भी कौन रिएक्ट कर रहा है? अभी यहाँ पर 2H प्लस 2OH माइनस के साथ रिएक्शन करके कितना बनाएंगे? अगर यहाँ पे इनडायरेक्टली मैं रिएक्शन देखूंगा तो यहाँ पर क्या रिएक्शन हो रहा है? 2 टाइम्स ऑफ H प्लस plus 2 times of OH minus, they are forming 2 times of H2O. yes. इसका डेल्टा H कितना होगा बताओ? इसका डेल्टा H कितना होगा? गिरीश, -57.1 को 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो -114.2 आएगा, 104 नहीं आएगा. ठीक है. चलो, तो यहाँ पर तुम्हारे पास डेल्टा H कितना आएगा? यहाँ पर डेल्टा H 2 टाइम्स ऑफ दिस हो जाएगा. यस, 2 टाइम्स ऑफ दिस मतलब -114.2 किलोजूल पर मोल. अगर एग्जाम में इसकी वैल्यू मेंशन नहीं होगी तो अपन ये ले लेंगे. हो सकता है एग्जाम में इसकी वैल्यू गिवन हो सकता है एग्जाम में इसकी वैल्यू गिवन हो सकता है एग्जाम में इसकी वैल्यू गिवन हो. ठीक है, बोलो. फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज ऑलवेज इक्वल टू -13.7.
किलो कैलोरी पर मोल या फिर -57.1 किलो जूल पर मोल। यस, for strong acid and strong base, enthalpy heat of utilization is always equal to -13.7 या फिर -57.1 किलोजूल पर मोल। अब एक चीज सुनो, अगर यहाँ पे वीक एसिड होता तो क्या वो आयंस में ब्रेक होता? अगर वीक एसिड है तो क्या वो कंप्लीटली आयंस में ब्रेक होता? यस और नो? तो उसको आयंस में ब्रेक करना है तो क्या करेंगे? एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, एनर्जी रिलीज होगा। मुझे वीक एसिड को आयंस में ब्रेक करना है यार, मुझे वीक एसिड को आयंस में ब्रेक करना है तो मुझे एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा। यस, तो तुम खुद एनर्जी सप्लाई कर रहे हो। तो अब एक चीज सुनो, अभी कितनी एनर्जी रिलीज कर रहा है? अभी लेट्स से -57.1 एनर्जी रिलीज कर रहा, इतनी रिलीज होनी चाहिए थी, और तुम अब खुद एनर्जी और सप्लाई कर रहे हो, तो जो एनर्जी रिलीज होगा वो कम होगा या ज्यादा होगा? मैक्सिमम पीपल आर सेइंग लेस बट 1 to 2 पीपल आर सेइंग मोर। तुम खुद लॉजिकली सोचो कि कोई सिस्टम है वो -60 एनर्जी रिलीज कर रहा है और तुमने +20 उसको प्रोवाइड कर दिया है, तब जो रिलीज होगा वो कितना होगा? ऐसा समझो कि तुम्हारे पास, तुमने क्या किया है, -60 वो रिलीज कर रहा है और तुमने क्या कर दिया, उसके अंदर +20 उसको प्रोवाइड कर दिया। तो +20 प्रोवाइड किया है तो -40 आएगा ना। एनर्जी जो रिलीज होगी वो कितनी होगी? 40 एनर्जी रिलीज करेगा वो। यस, पहले 60 रिलीज कर रहा था, अभी वो 40 रिलीज करेगा। हाँ या ना? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। क्या है, अगर तुम्हारे पास कभी भी वीक एसिड है, वीक एसिड को आयंस में ब्रेक करने के लिए तुमको खुद को एनर्जी देना पड़ेगा। तो लेट से पहले अगर वो 60 एनर्जी रिलीज कर रहा था, रिलीज मतलब नेगेटिव साइन, डेल्टा एच -60 है, तुमने +20 और तुम प्रोवाइड कर रहे हो, तो नेट कितनी रिलीज करेगा वो? नेट जो रिलीज करेगा वो 40 ही करेगा, तो डेल्टा एच कितना होगा? -40 होगा। ये सबको समझ में आता है? या फिर वैसे ही समझ लो कि अगर सपोज स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है तो तुम्हारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर कभी भी वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग वाला ज्यादा रिलीज करेगा, वीक वाला कम एनर्जी रिलीज करेगा। यस, तो फॉर एनी अदर कॉम्बिनेशन ऑफ द एसिड एंड बेस, एनी अदर कॉम्बिनेशन क्या क्या पॉसिबल है? वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड वीक बेस, तीन और कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। वीक स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग वीक और वीक वीक। तो बाकी जितने भी कॉम्बिनेशंस है, हीट इज लेस देन द -13.7 किलो कैलोरी या फिर -57.1 किलो जूल पर मोल। ये मैं अभी तुमको प्रूफ भी कर दूंगा कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है? It is because of the fact that these acid and base are not completely ionized in the solution. Some of the heat consumed in the ionizing, some of the heat consumed in the ionizing their acid and base. This is known as the enthalpy of ionization. एसिड और बेस को अपने को आयनाइज करना पड़ेगा, आयनाइज करने के लिए उनको एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। सप्लाई करोगे उसको क्या बोल रहे हैं? एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन। अब लेट्स अज्यूम कि तुमने अगर एग्जाम में कुछ भी मेंशन ना हो तो एच ए अगर मैं लिख रहा हूँ, एच ए फॉर एसिड और बी ओ एच, बी फॉर बेस। वीक एसिड को मैं एच ए से लिखूंगा, इस वीक बेस को मैं बी ओ एच से लिखूंगा। तो मैंने ये रिएक्शन लिखी। क्या एच ए तुम्हारे पास वीक एसिड है, NaOH है, Na और प्लस वाटर बनेगा। यस, डबल डिस्प्लेसमेंट कराएंगे तो A माइनस Na प्लस आपस में कंबाइन होके Na, H प्लस और OH माइनस आपस में कंबाइन होके H2। तो ये क्या है तुम्हारे पास? है वीक एसिड, और ये क्या है तुम्हारे पास? स्ट्रॉन्ग बेस। तो अगर ये वीक एसिड है, क्या ये आयंस में ब्रेक होगा? अगर ये वीक एसिड है तो क्या ये आयंस में ब्रेक होगा? स्ट्रॉन्ग बेस है तो क्या ये आयंस में ब्रेक होगा? ठीक, सॉल्ट तो आयंस में ब्रेक हो ही जाएगा, सॉल्ट तो आयंस में ब्रेक हो ही जाएगा। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या? एक्चुअल में रिएक्शन हो क्या रहा है? एच ए प्लस ओ एच माइनस, इट विल गिव ए माइनस प्लस एच टू। यस, एच ए प्लस ओ एच माइनस, इट विल गिव ए माइनस प्लस एच टू। इस रिएक्शन को मैं क्या बोल सकता हूँ? इट इज द डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। यस,
इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? इट इज द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ, किसका न्यूट्रलाइजेशन है? H प्लस प्लस OH माइनस इट विल गिव H2O। बोलो। H प्लस प्लस OH माइनस इट विल गिव H2O, ये किसका न्यूट्रलाइजेशन है? ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का न्यूट्रलाइजेशन है। यस, पक्का। HA क्या है? वीक एसिड। ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का था। ये क्या है? अभी अपन ने ऊपर देखा था कि इनडायरेक्टली ये किसका है, देखो किसका था ये? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का था। अच्छा, मुझे HA को ब्रेक करना है। मुझे क्या करना है? HA को ब्रेक करना है उसके आयंस में। उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन। किसका आयनाइजेशन है? वीक एसिड का आयनाइजेशन। HA को अगर मुझे आयंस में ब्रेक करना है तो उसको मैं क्या बोलूंगा? इट इज द डेल्टा एच ऑफ आयनाइजेशन किसका? वीक एसिड का। मुझे ये रिएक्शन ऑब्टेन करनी है विद द हेल्प ऑफ दीज टू रिएक्शन। सेकंड और थर्ड रिएक्शन से मुझे फर्स्ट रिएक्शन ऑब्टेन करना है, तो बताओ सेकंड और थर्ड को क्या करूंगा? ऊपर वाला रिएक्शन चाहिए इन दोनों की हेल्प से। ऐड कर दूं क्या? HA इस साइड है, इसी साइड चाहिए। OH माइनस भी इस साइड है, इसी साइड चाहिए। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ से ये H प्लस और ये H प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी क्या रिएक्शन होगा? बाकी ये HA प्लस OH माइनस इट विल गिव H2O प्लस A माइनस बच जाए। यस, इसका मतलब मुझे फर्स्ट को ऑब्टेन करने के लिए सेकंड और थर्ड को ऐड करना पड़ेगा। इसका मतलब फर्स्ट क्या है? डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस इज इक्वल टू डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस प्लस आयनाइजेशन ऑफ वीक एसिड। यस, नो? अच्छा, इसका मतलब फिर तुम ये भी बोल सकते हो, अगर सपोज ये वीक बेस हो गया तो यहाँ पे आयनाइजेशन वीक बेस का आ जाएगा। यस, तो दोनों वीक हो गए तो दोनों का आयनाइजेशन आ जाएगा। यस, काम की चीज यही है, न्यूमेरिकल सारे यहीं से सॉल्व होंगे यार। ऊपर जो भी पढ़ा तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग है, तुमको बार बार रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। वो बेसिक फंडामेंट्स थे, वो समझा दिया। काम की चीज यही है न्यूट्रलाइजेशन में, सारे क्वेश्चंस यहीं से सॉल्व होंगे। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कितना है? -57.1। और आयनाइजेशन क्या है? एंडोथर्मिक है एक्सोथर्मिक है? आयनाइजेशन वीक एसिड को ब्रेक करना आयंस में, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक? तो -57.1 में कुछ ऐड कर रहे हो तो जो इसका मैग्नीट्यूड आएगा, इसका मैग्नी सॉरी -57.1 में कुछ ऐड करो तो इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा 57.1 से कम आएगा, ज्यादा आएगा? 57.1 से कम आएगा, ज्यादा आएगा? इसका मैग्नीट्यूड जो आएगा 57.1 से कम आएगा। यस, क्लियर? तो इसीलिए मैंने बोल के रखा था कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में क्या करना पड़ता है तुमको? यहाँ पर -57.1 में कुछ चीजें ऐड करनी पड़ेगी। ऐड करोगे तो डेफिनेटली -54 आ सकता है, 50 आ सकता है, -45 आ सकता है, तो उसका मैग्नीट्यूड 57.1 से कम आएगा। वही स्टेटमेंट मैंने ऊपर बोल के रखा था। स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड में ये वाली टर्म्स जीरो होती है, आयनाइज करना ही नहीं पड़ता, इसीलिए स्ट्रॉन्ग एसिड में न्यूट्रलाइजेशन किसके इक्वल आता है? डायरेक्टली इसके इक्वल आता है। क्लियर है? ये वैल्यू याद रखना है, बस यही याद रखना है, और कौन सा याद रखना है? बाकी फॉर्मूले याद रखने तीनों। अब सुनो,
अगर लेट्स से दो एसिड है, एक का एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, एक का 10 है, एक को ब्रेक करने के लिए 10 एनर्जी चाहिए, एक को ब्रेक करने के लिए 20 चाहिए, तो कौन वीक, कौन इन दोनों में से कौन सा ज्यादा वीक एसिड है? बताओ। एक को ब्रेक करने के लिए 10 चाहिए, एक को ब्रेक करने के लिए 20 चाहिए। जो 10 बोल रहे हो थोड़ा भी दिमाग नहीं लगाते हो क्या? एक को 10 चाहिए, एक को 20 चाहिए, तो 20 वाले को ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, ज्यादा एनर्जी चाहिए इसका मतलब वीक एसिड है। ज्यादा वीक एसिड होगा तभी तो ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, जानवी बोलो। तो फिर एक को ब्रेक करने के लिए 10 चाहिए, दूसरे को ब्रेक करने के लिए 20 चाहिए, तो जहां पे ज्यादा एनर्जी चाहिए इसका मतलब वो वीक एसिड होगा ना। जहां पे ज्यादा एनर्जी चाहिए वही क्या होगा, वो ज्यादा वीक एसिड होगा, सिंपल सी चीज। यस। ओके, तो वही स्टेटमेंट लिख के रखा है यहाँ पे। ग्रेटर द एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन ऑफ एनी एसिड और एनी वीक एसिड और वीक बेस, weaker will be the acid or base. Greater the enthalpy of ionization any weak acid or weak base, weaker is the acid or base. इसका आयनाइजेशन जितना ज्यादा होगा वो उतना ही वीक एसिड होगा। अब यहाँ पर एक अपन गलती कर रहे हैं क्या, मैं यहाँ पर अज्यूम कर रहा हूँ कि मेरा जो वीक एसिड है वो बिल्कुल भी ब्रेक नहीं हुआ है। आई एम जस्ट अज्यूमिंग दैट कि मेरा जो वीक एसिड है वो बिल्कुल भी ब्रेक नहीं हुआ है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। वीक एसिड ऐसे कंप्लीटली ब्रेक नहीं होता, बट कुछ तो ब्रेक होता है ना, 5% या 10% ब्रेक हो गया। यस। लेट्स से वो 10% ब्रेक हो गया, लेट्स से उसका आयोनाइजेशन जो है वीक एसिड का वो कितना है, 10 जूल है, 10 जूल उसका आयोनाइजेशन है, बट वो 10% ब्रेक ब्रेक है। वो अपने आप 10% ब्रेक है, अपने को कुछ भी नहीं करना पड़ रहा। तो अपने को कितना ब्रेक करना रिमेनिंग है, अगर वो 10% आयोनाइज्ड है तो अपने को कितना आयोनाइज करना है, 90%। तो टोटल एनर्जी उसको 10 किलो जूल चाहिए, बट अपने को जो ब्रेक करना है वो 90% ही करना है, तो अपने कितना लिखेंगे यहाँ पे? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो। अगर आयोनाइजेशन, कंप्लीट आयोनाइजेशन कितना है, कंप्लीट आयोनाइजेशन है वो है तुम्हारे पास 10 किलो जूल, बट वो 10% पहले से ही आयोनाइज्ड है। वो क्या है, 10% पहले से ही आयोनाइज्ड है। पहले से आयोनाइज होने का मतलब वो 10% तुम्हारे पास ब्रेक है। तुमको ब्रेक करना है कितना है, तुमको 90% ब्रेक करना है। तो 100% ब्रेक करने के लिए 10 जूल चाहिए, तो 90% ब्रेक करने के लिए कितना चाहिए, 9 जूल ही चाहिए। यस। तो यहाँ पर ऊपर इस फॉर्मूले में अजम्पशंस क्या ले रहे हैं अपन, वी आर जस्ट अज्यूमिंग दैट द अबव फॉर्मूला आर बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द weak acid and weak base are the almost unionized initially, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। लेट्स से अगर कोई भी वीक एसिड है, एसिटिक एसिड तुम्हारे पास वीक एसिड है, वो इस तरीके से ब्रेक हुआ, नॉट कंप्लीटली अनआयनाइज्ड। तो लेट्स से अगर वीक एसिड X% आयनाइज्ड है, अगर X% आयनाइज्ड है तो कितना अनआयनाइज्ड फॉर्म में होगा, 100 - X%। यस। अगर वो X% आयनाइज्ड है तो 100 - X% क्या होगा, अनआयनाइज्ड होगा। तो डेल्टा एच कितना रिक्वायर्ड होगा, क्या उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ? अगर वो 10% आयनाइज्ड है तो अपने को 90 करना है, तो 90 कब आएगा, जब 100 में से 10 सब्ट्रैक्ट करोगे। अगर वो 20% आयनाइज्ड होगा तो 100 - 20 अपॉन 100 लिखना पड़ेगा। यस। आराम से तसल्ली से इस वाले पूरे चीज को देख लो यार, पूरा बेस यही है, पूरा तुम्हारे पास जो बेस है थ्योरी का वो यही है।
अरे ठीक है क्या, किसी को डाउट है तो अपना माइक वाइक ऑन कर सकता है। हाँ, डेल्टा एच विल बी नेगेटिव ना, एक्सोथर्मिक होगा तो यस। करो प्रॉब्लम, फर्स्ट प्रॉब्लम। अपने को एंथैल्पी और न्यूट्रलाइजेशन पूछा है। पहले तो मुझे इसका डेल्टा एच बता, इसका डेल्टा एच क्या है, प्लस वाई माइनस वाई? तो माइनस वाई किलो कैलोरी होगा, यस। बट कितने वाटर के लिए, दो वाटर के लिए कितना है? यहाँ पर अगर दो वाटर हैं तो तुम्हारे पास कितना होगा, टू वाटर्स के लिए कितना होगा, माइनस वाई किलो कैलोरी होगा। तो वन वाटर के लिए कितना होगा, माइनस वाई बाई टू। उसने एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन मतलब फॉर वन मोल ऑफ वाटर। यस। ये करो। देखो स्ट्रॉन्ग बेस का उसने खुद ने देख के रखा है ये। अब -57.1 यूज नहीं करूंगा मैं, ये यूज करूंगा, सिंपल सी चीज है। -57.1 यूज नहीं करूंगा, ये यूज करूंगा। अबे यार ईशान गंवार, अबे आयनाइजेशन नेगेटिव कैसे आ सकता है? क्या फॉर्मूला ही ध्यान नहीं रखते हो यार तुम लोग। इससे सिंपल क्या देंगे? और बोल रहा हूँ यार, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस है इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस प्लस आयनाइजेशन। फॉर्मूला ही गलत लगाएगा तो आंसर कैसे आएगा? वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस इज इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ आयनाइजेशन। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का कितना है, ये है -51.34 है यार। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का कितना है, वो है -55.84 है यार। -55.84 है। आयनाइजेशन कितना है, आयनाइजेशन एक्स है। तो इफ यू सिंप्लीफाई दिस यू विल गेट प्लस एक्स कितना आ जाएगा, +4.5 किलो जूल पर मोल। और डेफिनेटली यार एसिड को ब्रेक करने की एनर्जी रिलीज थोड़ी होगा, तेरे को गिवन देना पड़ेगा। सी आंसर तो कोई पागल ही देगा यार। लॉजिक विदाउट लॉजिक तुम सी आंसर बोलोगे? नेक्स्ट करो। थोड़ा सोचो यार, क्या फॉर्मूला क्या लिखवाया है, क्या आंसर कर रहे हो? रैंडम ऐसे आंसर दे तो लास्ट जो ये वाला है, ये वाला करना है अभी। सबसे नीचे वाले, ये दोनों नहीं करने हैं, ये दोनों नहीं करने हैं, बाद में करेंगे। ये करो।
ओके, मैक्सिमम पीपल आर गेटिंग बी, वेरी गुड। ओके गुड। कैसे कर सकते हैं उसको? क्या इसके लिए ये फॉर इसने क्या बोल के रखा है? 14% पहले से आयनाइज्ड है यार। 14% पहले से आयनाइज्ड है, तो अपने को कितना परसेंट आयनाइज करना होगा बोलो? अपने को 86% ही आयनाइज करना होगा, तो क्या हो जाएगा? 13700 प्लस आयनाइज, आयनाइज एनर्जी कितना है? वो 366 है, टोटल 366 है यार। पूरा ब्रेक करने के लिए 366 चाहिए, बट एक्चुअल में अपने को उसका 86% ही ब्रेक करना है। अपने को उसका 86% ही ब्रेक करना है, तो 86% ही ब्रेक करना है, तो आंसर कितना आ जाएगा? -13385। यस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करो, थोड़ा सा ट्रिकी है, बट कर सकते हो। एक एमएच है, उसका 1 मोल है, एक बीएमएच है, उसका भी 1 मोल है, और तुम 1 मोल एचसीएल के साथ रिएक्ट कर रहे हो। तो लेट्स अज्यूम कर लो कि 1 मोल में से एक्स मोल्स यहाँ रिएक्ट कर रहे हैं, 1 - x मोल्स यहाँ रिएक्ट कर रहे हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग देखो कि क्या हो सकता है। टोटल एंथैल्पी चेंज दोनों को मिला के इतना हो रहा है, तो देखो कैसे कर सकते हैं। ओके निकिता, वरुण, ओके। ओके वंश,
अल्फिया गुड. ओके प्रेमानंद. ओके वैष्णवी याशिका गुड. देखो कैसे कर सकते हो, सुनो. लेट से AOH और HCl है, ACl प्लस H2O बनेगा. यस नो. तो अगर इसका 1 मोल है और मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि HCl के, इसने पूछा है कि HCl के मोल्स कितने AOH के साथ रिएक्ट करेंगे, कितने BOH के साथ रिएक्ट करेंगे, उसका रेशियो निकालो. टोटल HCl के 1 मोल है, तो लेट्स अज्यूम कि यहाँ पर X मोल ही रिएक्ट कर रहे हैं. तो डेफिनेटली अगर ये 1 है तो X डेफिनेटली 1 से कम होगा, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट होगा. X डेफिनेटली 1 से कम होगा तो लिमिटिंग रिएजेंट होगा. अगर ये X मोल्स हैं तो H2O कितना बनेगा, वो भी X मोल्स ही बनेगा. यस. यहाँ पर अगर ये लिमिटिंग रिएजेंट है तो ये कितना बनेगा, ये X मोल्स बनेगा. अच्छा, HCl के लिमिटिंग रिएजेंट, HCl यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 1 माइनस एक्स है, ये भी 1 से कम होगा, ये भी लिमिटिंग रिएजेंट होगा. यहाँ पे HCl के, यहाँ पे H2O कितना बनेगा, यहाँ पे 1 माइनस एक्स बनेगा. यहाँ पर कितना फॉर्म होगा, यहाँ पर वो 1 माइनस एक्स. तो ऊपर एक्स मोल्स बन रहा था, यहाँ पर 1 माइनस एक्स मोल्स बन रहा है. अब पर मोल से इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है. अगर वाटर का 1 मोल बनता तो इतनी एनर्जी रिलीज होती, और यहाँ पर एक्स मोल्स बन रहे हैं तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, तो -1250 इंटू एक्स. यस नो. और यहाँ पर नीचे कितना एनर्जी रिलीज होगा, यहाँ पे कितना एनर्जी रिलीज होगा, -13,000 इंटू 1 माइनस एक्स. यस. इन दोनों का समेशन गिवन है यार अपने को, 12,250 टाइम्स ऑफ एक्स एंड -13,000 इंटू 1 - x. ये टोटल जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, -12,500. ये टोटल जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, इतना आ रहा है. यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे तो x कितना आ जाएगा, x 2/3 आ जाएगा. इसका मतलब HCl के कितने मोल्स यहाँ रिएक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर जो मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं वो 2/3 मोल्स. और यहाँ पर जो मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं वो कितना है, 1/3 मोल्स है. इसका मतलब किस रेशियो में रिएक्ट कर रहे हैं वो, 2:1 के रेशियो. यस. चलो क्लियर. सुनो, मैंने बीच में कुछ क्वेश्चन स्किप किए हैं, उसको करवाऊंगा बट बाद में. न्यूट्रलाइजेशन स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का इतना है, और वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का इतना है. वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का इतना है, तो वीक एसिड और वीक बेस का कितना होगा. एक मिनट ना. ये वीक एसिड है. आपको कैसे पता वीक एसिड है, क्योंकि उसका 57.1 से कम आ रहा है. मुझे कैसे पता वीक एसिड है, क्योंकि इसका 57.1 से कम आ रहा है. यहाँ पर ये क्या है, ये वीक बेस. करो 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 करो.
ओके, -37.9, यस, गुड। 38 कैसे बोल रहे हो यार? अप्रोक्सीमेशन, इसमें भी क्या अप्रोक्सीमेशन लेता है? आयनाइजेशन यहाँ पर कितना आएगा? वीक एसिड का आयनाइजेशन, वीक एसिड का आयनाइजेशन यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारे पास। स्ट्रॉन्ग एसिड का कितना है? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का कितना है? सॉरी, आयनाइजेशन पूछा है ना, तो ये कितना होगा? 57.1 -50, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 7.1। और यहाँ पर ये कितना आएगा? 57.1 -45, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 12.1। तो यहाँ से ये कितना आएगा? यहाँ से ये आएगा -57.1 प्लस न्यूट्रलाइजेशन पूछा है, प्लस 7.1 प्लस 12.1, कितना आ जाएगा? -37.9 किलो जूल पर। यस, बोलो। अब एक और चीज सुनो, अगर 200 ml 0.2 H2SO4, 300 ml 0.3 KOH के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, दे बोथ विल रिएक्ट। तो सबसे पहले यू हैव टू चेक विच वन इज द लिमिटिंग रिएजेंट। बेस्ड ऑन अ लिमिटिंग रिएजेंट द मोल्स ऑफ वाटर विल फॉर्म 1 moles of water, by forming 1 moles of water the heat release is -57.1। तो यहाँ से तुम ये चीज फाइंड आउट कर लो कि यार वाटर के मोल्स कितने फॉर्म होंगे, इसमें से कोई एक लिमिटिंग रिएजेंट होगा, तो लिमिटिंग रिएजेंट के करस्पॉन्डिंग यू कैन फाइंड आउट के व्हाट इज द मोल्स ऑफ वाटर, और एक वाटर के मोल्स से कितना एनर्जी रिलीज होता है? -57.1। तो जो भी वाटर आ रहे हैं उससे कितना होगा वो तुम एनर्जी निकाल सकते हो, कर लो। मोल कंसेप्ट का प्रॉब्लम है बस, थर्मो का तो कुछ यूज ही नहीं है इसके अंदर।
कितना आंसर आ जाएगा, एक मिनट, -45.68। कैलकुलेशन ही सही नहीं करते हो क्या तुम यार, बिल्कुल भी, बिल्कुल पागल हो यार तुम लोग। इसके कितने मिलीमोल्स आएंगे, इसके आएंगे 40, इसके 40 मिलीमोल्स आएंगे, इसके 90 मिलीमोल्स आएंगे। इसका स्टोइचियोमेट्री 1 है, इसका स्टोइचियोमेट्री 2 है। तो 40/1 और 90/2 करेंगे तो डेफिनेटली ये तुम्हारे पास ज्यादा है, तो ये तुम्हारे पास एक्सेस में है, ये तुम्हारे पास लिमिटिंग रिएजेंट है। तो H2SO4 तुम्हारे पास लिमिटिंग रिएजेंट, H2SO4 लिमिटिंग रिएजेंट है, तो मोल्स ऑफ H2O कितने बनेंगे, 2 टाइम्स ऑफ दिस बनेंगे। तो मोल्स ऑफ H2SO के कितने बन जाएंगे, 80 मिलीमोल्स बन जाएंगे। 80 मिलीमोल्स का मतलब 80 इंटू 10⁻³ इतने मिलीमोल्स हैं, इसके लिए इतना हो रहा है। पर 1 पॉइंट समथिंग कैसे आएगा प्रथमेश, अभी तूने 20 मिलीमोल्स बनाए। बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाते हो क्या, मोल कंसेप्ट थोड़ी पढ़ाऊंगा अब तुमको। सर वो वहाँ पे यूनिट में किलो जूल पर मोल ही आएगा। पर मोल नहीं आएगा अब। यस सर। बट यार तुम 20 कैसे बना रहे हो यार, सर मैंने जीरो पॉइंट। रिएक्शन को जैसे आपने इंटू टू, मैंने बस डिवाइडेड बाय 2 कर दिया था उसमें, 1/2 H2SO4 प्लस KOH वैसे करके गलत। सीरियसली उससे भी आंसर में चेंजेस नहीं आएंगे, उससे भी आंसर उतना ही आएगा अगर तुम ध्यान से लिखोगे तो चीजों को। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना, पहले तुमको लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है, बस दैट्स इट। पहले इसके मोल्स निकालो, इसके मोल्स निकालो, देखो लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, वाटर कितना फॉर्म हो रहा है, वाटर के 1 मोल से इतना एनर्जी रिलीज होता है, तो इतने मोल से कितना होगा वो निकाल लेंगे। अगर तूने क्या किया मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का न्यूट्रलाइजेशन इस बार ये देके रखा है, दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन, इस कॉम्प्रेंशन के लिए ये इंफॉर्मेशन गिवन। फर्स्ट और सेकंड कर लो, थर्ड को स्किप करो, फर्स्ट और सेकंड करो। फर्स्ट का कितना आएगा, फर्स्ट का आएगा वीक एसिड का कितना, ये है -49.86 -55.84 प्लस एक्स, तो यहाँ से x विल बी +5.98, इट्स ए। नेक्स्ट, नेक्स्ट वाले में डेफिनेटली बी आएगा, क्योंकि COH होल ट्वाइस HNO3 के साथ कंबाइन होकर 2 मोल्स ऑफ एच वाटर फॉर्म होगा, तो 2 टाइम्स ऑफ -55.84, तो -111.68।
अब सुनो, क्या तुम सबको याद है अपन ने लास्ट टाइम कैलोरीमेट्री पढ़ा था? जितना ज्यादा हीट रिलीज करेगा उतना ही ज्यादा टेम्परेचर में राइज होगा, यस और नो? जितना ज्यादा हीट रिलीज होगा उतना ही ज्यादा टेम्परेचर में इंक्रीमेंट होगा, यस? अच्छा, वही सेम कंसेप्ट मैं यहाँ पर भी लगा सकता हूँ, यस लगा सकती हूँ। क्या करना है, मोर मोल्स ऑफ वाटर अगर प्रोड्यूस होंगे, वाटर के जितने ज्यादा मोल्स प्रोड्यूस होंगे उतना ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा, यस? वाटर के जितने ज्यादा मोल्स प्रोड्यूस होंगे उतना ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा, यस? और जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा उतना ही टेम्परेचर रेज होगा, यस? जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, टेम्परेचर रेज होगा, यस? तो अगर तुम्हारे पास एग्जाम में ऐसा थर्ड ऑप्शन आए, थर्ड कभी भी क्वेश्चन आए, तो उसका एक तो मेथड क्या है, हिट एंड ट्रायल। मेथड वन तो क्या है, तुम कर सकते हो हिट एंड ट्रायल। ये सबको समझ में आता है ना कि अगर ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा, ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा तो टेम्परेचर में इंक्रीमेंट भी ज्यादा होगा, यस नो? जो अपन ने कैलोरीमेट्री में पढ़ा था वैसा सेम फंडा। अब इसको ध्यान से सुन लो। अगर तुमने इनिशियली, रिएक्शन तो अपने को पता है 2 टाइम्स ऑफ NaOH प्लस H2SO4 H2SO4 2 टाइम्स ऑफ H2 खत्म। इनिशियली ये कितना है, 0.1 मोलर है, और तुमने इसका टोटल 100 ml लिया है, और तुमने इस रेशियो में लिया है, तो NaOH का वॉल्यूम कितना लिया है तुमने? 0.1 उसकी कंसेंट्रेशन है, टोटल 100 में से इस रेशियो में तुमने रिएक्ट करवाया, तो NaOH का वॉल्यूम कितना होगा? 25। H2SO4 का कितना होगा? 75। तो NaOH के मिलीमोल्स निकाल लो यार, मिलीमोल्स कितने होंगे यहाँ पे? NaOH के मिलीमोल्स कितने होंगे? 2.5। और H2SO4 के मिलीमोल्स कितने होंगे? 7.5। कहाँ से होंगे, गंवा रहा हूँ? अब यार तुम मल्टीप्लाई कुछ भी करते हो क्या यार? ईशान ध्यान कहाँ है तेरा? 7.5 कैसे होगा? 3.75 होगा ना? NaOH प्लस H2SO4 ये 2.5 बनेगा, 3.75 बनेगा। लिमिटिंग रिएजेंट ये होगा। मोल्स अपन स्टोइचियोमेट्री करूंगा तो लिमिटिंग रिएजेंट ये होगा। तो बताओ यहाँ पर वाटर कितना फॉर्म होगा? यहाँ पर वाटर के कितने मोल्स फॉर्म होंगे? 2.5। 2.5 फॉर्म होंगे, बट वो क्या है, वो मोल्स नहीं है, वो क्या है, वो मिली मोल्स, यस? 50-50 के केस में क्या होगा, ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, दोनों में से कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। मोल्स अपॉन स्टोइचियोमेट्री ये भी 2.5 है, मोल्स अपॉन स्टोइचियोमेट्री इसका 2 है, तो ये भी 2.5 है। तो वाटर यहाँ से कितना बनेगा, सॉरी, वाटर यहाँ से कितना बनेगा, वाटर यहाँ से 5 मिलीमोल्स बनेगा, यस? थर्ड केस में मैंने क्या किया, 75 और 2.5 लिया। इस बार ये लिमिटिंग रिएजेंट आएगा। ये लिमिटिंग रिएजेंट आने का मतलब इसके करस्पॉन्डिंग मोल्स बनेंगे, तो यहाँ पर कितना बनेगा बताओ? अगर ये 1.25 है, 2 टाइम्स है, तो क्या तुमको ये चीज समझ में आता है कि ये भी 2.5 मिलीमोल्स बनेगा, यस? और लास्ट वाले केस में तुमने 63.33 लिया, तो 3.3 मिलीमोल्स बनेंगे। तो बताओ कहाँ पर ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रहा है, ABCD में से? बी में। तो कहाँ पर रेज इन टेम्परेचर ज्यादा होगा? जो जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा वहां पे राइज इन टेम्परेचर भी उतना ही ज्यादा होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी, यस? पक्का ये मेथड समझ में आता है सबको? अब मेथड 2 सुनो। मेथड 2 सिंपल है। तो तुम OH माइनस की कंसेंट्रेशन निकालो। OH माइनस का कंसेंट्रेशन कितना है? OH माइनस का कंसेंट्रेशन, ना NaOH का, ठीक है?
OH माइनस का कंसंट्रेशन कितना है, क्या उसको मैं 0.1 मोलर लिख सकता हूँ क्या? और H प्लस का कंसंट्रेशन कितना है? H प्लस का कंसंट्रेशन कितना है? क्या वो भी 2 इंटू 0.05 लिखूंगा क्या उसको मैं? क्या उसको मैं 2 इंटू 0.05 लिखूंगा क्या? क्या वो 0.1 मोलर आएगा क्या? तो ये भी 0.1 मोलर है, ये भी 0.1 मोलर है, अगर दोनों इक्वल है ना, इफ H plus and OH minus are equal, then टेम्परेचर मैक्स आएगा 1:1 के रेशियो पे। अगर दोनों H प्लस और OH माइनस की कंसंट्रेशन इक्वल है तो मैक्सिमम कहाँ आएगा कि दोनों का रेशियो अगर 100 ml है तो दोनों का रेशियो 1:1 में होना चाहिए। 50-50 पे मैक्सिमम आएगा। अगर 120 ml होता तो 60-60 पे मैक्सिमम आता। अगर 150 ml होता तो कहाँ पर मैक्सिमम आता? अगर 150 होता तो कहाँ पर मैक्सिमम आता? 75। क्लियर? तो ये मेथड तो हम लोग जब भी सिर्फ सेम रहेगा तभी यूज करेंगे, वरना हमेशा हिट एंड ट्रायल ही करना पड़ेगा। हाँ, हमेशा हिट एंड ठीक ट्रायल है करना सर। पड़ेगा। अगर इक्वल नहीं है H प्लस और OH माइनस की कंसंट्रेशन तो हिट एंड ट्रायल करना, बट मोस्ट ऑफ द ओके केसेस सर। में इक्वल ही आता है। क्लियर भाई? ये वाला मेथड 2 इजी है। ठीक है, तो अब इस पे बेस्ड प्रॉब्लम बताओ। ऑप्शन सी। अगर कोई पूछे तो यहाँ पर मोल्स ऑफ वाटर कितना बना है, अगर कोई ये भी पूछे तो तुम बोल सकते हो यहाँ पर बनेगा 20 मिलीमोल्स बनेगा। यहाँ पर कितना बनेगा? यहाँ पे 25 मिलीमोल्स बनेगा। यहाँ पर कितना बनेगा? ये लिमिटिंग रिएजेंट होगा, यहाँ पर ये लिमिटिंग रिएजेंट होगा, तो यहाँ पर 10 मिलीमोल्स बनेगा। कर सकते हैं ना? ये एक बार होमवर्क में ट्राई करना। बताओ ये वाला प्रॉब्लम। ऑप्शन डी या। तो कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस कितना है? कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस है यहाँ पर 1 मोलर। और कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना है? कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस भी कितना है? 1 मोलर। तो मैक्सिमम कब आएगा? जब दोनों क्या होंगे? 50-50। अगर तुमको चाहिए तुम हिट एंड ट्रायल से देख भी सकते हो कि यहाँ पर ऑप्शन सी में 40 मिलीमोल्स बनेंगे, ऑप्शन डी में 50 मिलीमोल्स बनेंगे, ऑप्शन ए में 33 मिलीमोल्स बनेंगे, ऑप्शन बी भी निकाल सकते हो। मैं वही बोल रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ द केसेस में तुमको इक्वल ही मिलेगा। तो इक्वल में मैक्सिमम कब आएगा? जब 1:1 के रेशियो में वो डिवाइड होगा। क्लियर? बोलो यार। तो ये हो गया एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अच्छा 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 अच्छा।
अरे किसी को कुछ डाउट है तो बताओ यार, क्या कुछ डाउट है किसी को? पक्का? कोई डाउट नहीं है, चलो बढ़िया बात। तो क्या लगता है आज कोहली 100 बनाएगा? बोलो। शायद, हाँ। ये 2 साल से शायद ही सुन रहे हैं अपन। वैसे क्या कोचिंग वोचिंग ओपन होने वाला है क्या? नोप्स, केसेस बढ़ रहे हैं क्या? अब पिछली बार भी बैट भूल गए क्या? पिछली बार तुम लोग हार गए। मैं क्या बोला, तुम लोग ही हार गए, मैं क्या करूं? तो आज लगा ले। बोलो, हो जाए फिर। आपने जीओसी भी पढ़ा है क्या? हाँ मैंने पढ़ा है जीओसी भी भाई। आज भी मैच है। अच्छा कैसे बैट, अच्छा ऐसा हो रहा है क्या? मैं जियो से भी पढ़ाता हूँ, क्यों क्या हो गया? क्या गिरीश, क्या हो गया बोल। तो ये क्यों पूछ रहा है? ऑर्गेनिक आपने बोलना सीखा है मतलब? मैं जियो से क्यों नहीं पढ़ाता, मुझे क्या पता, मुझे पता ही नहीं, मुझे तो कुछ बोला ही नहीं हुआ, इसलिए मैं जियो से नहीं पढ़ाता। मैं क्यों नहीं पढ़ा, नहीं पता यार। मैंने तुमको क्यों नहीं पढ़ाया, इसका आंसर मुझे भी नहीं पता। मुझे भी नहीं पता। चलो यार आगे बढ़े। अब थर्मो पढ़ा रहे, थर्मो क्या मैं फिजिकल का ट्रैक ही लूंगा, दूसरा ट्रैक चलता है उसका हमेशा। हमेशा तुम्हारे 2 ट्रैक चलते हैं केमिस्ट्री में, तो एक ट्रैक मैं ही पढ़ाऊंगा तुमको, अगर मैं पेस में रहा तो। ठीक है। हाँ अगर मैं चला जाऊं कल को तो फिर कोई और पढ़ा सकता है, ये वाला ट्रैक भी। सही है फिर तो। क्या बोलते हो, बोलो। ये मैंने ना बहुत बार कहे, मैंने बहुत बार ऐसे बच्चों को बोला, बहुत बार मतलब, क्या हो सकता है कि मेरा लास्ट ईयर ही हो, मैं हो सकता है कि कुछ और करूँ लाइफ में, ठीक है। तो बच्चों का यही आंसर आता है, जैसे एक अभी बच्चे ने बोला कि सर आप एक काम करना, हमको पढ़ा दो, हमारे बाद निकल जाना। मतलब कितने सेल्फिश लोग हो यार, मतलब सीरियसली। आपको निकलना है तो निकलो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता पहली बात तो, बट हमारा हो जाए फिर निकलो। हमको आपकी लाइफ से कुछ भी नहीं करना, हमको अपना देखना है, हमको पढ़ा के जाओ। तुम यही तो बोल रहे हो कि मतलब हमको पढ़ा दो सर, उसके बाद आपको जो करना है वो करो यार, आपके इंटरेस्ट जाए भाड़ में, ठीक है, बट हमारा हमको पढ़ा के जाना फिर। ऐसा नहीं है कि सर आप क्यों जा रहे हो, ये किसी ने क्यों जा रहे हो ये नहीं सर, नहीं सर, आप हमको पढ़ा के फिर जा सकते हो सर, हमको कोई उसके बाद हमको कोई लेना देना नहीं है। सही है ये भी, इट्स गुड। चलो, वैसे मुंबई आ रहा हूँ मोस्टली इसी वीक पे। आपकी मर्जी सर, आपको जाना है तो जाओ सर, हम कोई नहीं रोक रहे आपको। ये भी सही है। मैं क्यों ऑफलाइन के लिए बोलूं यार, मैं सही है ऑनलाइन, मेरे को क्यों ऑफलाइन के लिए आना है?
मुंबई आ रहे हो तो ऑफलाइन ले लो ऐसा। मेरे को कोई कुछ नहीं पता यार कोचिंग ओपन होने का। ऑफलाइन यार क्या ही लो यार। सही तो चल रहा है यार, मस्त तो है। मेरा तो एक लेक्चर ही है आज। फिर उसके बाद चिल है मेरा, 9:30 खत्म, मैं तो सो जाऊंगा। तुम लोग क्या करोगे? बोलो। नेक्स्ट लेक्चर? अरे रे क्या लाइफ है तुम्हारा। सो जाओ। और 2 लेक्चर उसके बाद तुमको पढ़ना भी पड़ेगा है ना। देखो मेरा तो अभी 9:30 लेक्चर खत्म होगा, कॉलेज भी है। 9:30 खत्म, उसके बाद मैं सो जाऊंगा। उठूंगा 2 बजे, मैच स्टार्ट कर लूंगा। मैच स्टार्ट के बाद मैंने कब पढ़ा अपने टाइम? मैंने अपने टाइम पढ़ा ही नहीं था, मैं तो मजे कर रहा था। वैसे मैं पुणे आने का भी सोच रहा हूँ, पता है तुमको? शायद ऐसे ही घूमने के लिए, हो सकता है नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक। आई एम नॉट श्योर, लेट्स सी। चलो, अब इंडिया टूर कर रहे हो? हाँ यार वो भी। नहीं यार मेरे टूर करने का मूड था बट चीजें कैंसिल हो गई। चलो यार अब देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास, दैट इज द फोर्थ, इट इज द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तुमसे पक्का मिलूं ऐसा? ठीक है यार, आता हूं तो बताता हूँ। तो इट इज द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एटमाइजेशन का मतलब क्या है, ध्यान से सुनो। उसके लिए 2 तरीके से डिफाइन करें, एलिमेंट के लिए अलग से डिफाइन करेंगे, कंपाउंड्स के लिए अलग से डिफाइन करेंगे। एलिमेंट्स में एटमाइजेशन का मतलब क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल गैसेस एटम। एलिमेंट अगर मेरे को कभी लेट से मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए लेट से मुझे एटमाइजेशन लिखना है किसका, कार्बन का। तो कार्बन का एटमाइजेशन का मतलब मुझे 1 मोल कार्बन एटम चाहिए गैसेस फॉर्म में। मुझे क्या चाहिए, 1 मोल चाहिए क्या, कार्बन एटम। किस फॉर्म में चाहिए, गैसेस फेज में चाहिए। और अगर मैं एटमाइजेशन का हाइड्रोजन का लिखा है तो मुझे क्या चाहिए, मुझे 1 मोल चाहिए किसका, चाहिए हाइड्रोजन एटम का चाहिए। तो एटमाइजेशन एलिमेंट्स के लिए क्या, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए 1 मोल गैसेस एटम of the element from its most stable natural occurring form under standard state। मतलब तुमको कार्बन गैस चाहिए बट किससे चाहिए, उसकी मोस्ट स्टेबल नेचुरल अकरिंग फॉर्म से। तुम्हें हाइड्रोजन गैस भी चाहिए, उसका भी 1 मोल एटम ही चाहिए, किससे चाहिए, उसकी मोस्ट स्टेबल नेचुरल अकरिंग फॉर्म से चाहिए। क्लियर सबको एटमाइजेशन का डेफिनेशन क्या है एलिमेंट के लिए? क्या चाहिए अपने को, ये चाहिए यार, किसको चाहिए, मुझको चाहिए ये 1, और गैसियस फॉर्म में होना चाहिए, एक ये कंडीशन है। इट शुड बी इन गैसियस फॉर्म, इट शुड बी इन गैसियस फॉर्म, और उसकी नेचुरल अकरिंग फॉर्म में होना चाहिए, उसकी नेचुरल अकरिंग फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ पर एक चीज ये ध्यान रखना, क्या कार्बन के लिए इसको मैं सब्लिमेशन भी बोल सकता हूँ क्या? दिस इज द सब्लिमेशन आल्सो, यस, इज आल्सो कॉल्ड द सब्लिमेशन ऑफ कार्बन ग्रेफाइट। तो एलिमेंट में क्या है, अपने को वो एटम गैसियस फेज में चाहिए, उसकी मोस्ट स्टेबल नेचुरल अकरिंग फॉर्म से। क्या ये एटमाइजेशन है क्या? क्या ये एटमाइजेशन है? सर दो मिल रहा है, सर 2 मिल रहा है, एटमाइजेशन नहीं है। बट क्या मैं इसको बॉन्ड डिसोसिएशन बोल सकता हूँ क्या? क्या इसको मैं बॉन्ड डिसोसिएशन बोल सकता हूँ क्या? H2 के बॉन्ड को ब्रेक कर लिया, H2 के बॉन्ड को ब्रेक कर लिया, H2 के बॉन्ड को ब्रेक, बॉन्ड डिसोसिएशन बोल सकता हूँ, यस। इन दोनों में रिलेशन क्या होगा, ये रिएक्शन कब मिलेगा, जब मैं फर्स्ट वाली रिएक्शन को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि सो दैट मुझे ये रिएक्शन मिल जाए। अगर मैंने फर्स्ट वाली रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से तो मुझे ये मिल जाएगा। तो कैन आई सिंपली से दैट दिस, बोलो यस नो। तो ये चीज ध्यान रखना, बॉन्ड डिसोसिएशन यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ एटमाइजेशन। अब मुझे O2 का, ऑक्सीजन गैस का, ऑक्सीजन का एटमाइजेशन लिख के बताओ। ऑक्सीजन गैस किससे मिलेगा मुझे, ऑक्सीजन गैस किससे मिलेगा, ऑक्सीजन गैस हाफ O2 से। तो इसका भी बॉन्ड डिसोसिएशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये भी क्या होना चाहिए, ये भी होना चाहिए सर, 1 होना चाहिए यार।
तो क्या तुमको एक चीज ये भी समझ में आता है क्या? बोलो, देख लो एलिमेंट के लिए, देख लो अच्छे से, ये अच्छे से देख लो, क्या ये मैंने सही लिखा है क्या? ठीक है, क्लियर? कंपाउंड की डेफिनेशन थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर मुझे किसी ने बोला कि मुझे CH4 का एटमाइजेशन लिख के बताओ, तो CH4 का एटमाइजेशन का मतलब तुम इसको ब्रेक करोगे। CH4 का एटमाइजेशन का मतलब तुम CH4 को ब्रेक करोगे गैसियस एटम में। CH4 को ब्रेक करोगे किसमें? गैसियस एटम में। तो कितने कार्बन के एटम्स मिलेंगे? कितना कार्बन का एटम मिलेगा? एक। और कितने हाइड्रोजन के एटम्स मिलेंगे? कितने हाइड्रोजन के एटम्स मिलेंगे? 4। कितने मिलेंगे? 4। कितने? 4। किसमें? गैसियस फेज में। अगर मैं CaCO3 सॉलिड का बोलूं, इसका एटमाइजेशन लिखो, तो कौन कौन से एटम्स मिलेंगे बताओ? कैल्शियम गैस प्लस कार्बन गैस प्लस 3 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन गैस। O2 मत लिख लेना, गैसियस एटम्स चाहिए अपने को, ठीक है? भले सॉलिड, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? अपने को एट द एंड गैस चाहिए, गैसियस एटम्स चाहिए। क्लियर? क्या होना चाहिए? बट ये 1 होना चाहिए यार, इट शुड बी 1, इट शुड बी 1, ये 1 होना चाहिए बस। Shit, man. क्लियर? बोलो। तो यही एटमाइजेशन का इतना ही यूज है। अपन बाद में जब बॉन्ड डिसोसिएशन पढ़ेंगे तो इसमें फर्दर आगे पढ़ेंगे क्या क्या चीजें पॉसिबल है। सबसे इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट वन, दैट इज द बॉन्ड एंथैल्पी। तो 3 चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेशन, कंबशन और 4 फॉर्मेशन, कंबशन, न्यूट्रलाइजेशन, और 5th वन इज द बॉन्ड एंथैल्पी एंड द बॉन्ड डिसोसिएशन। अगर मुझे किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करना है तो वो प्रोसेस कौन सा होगा? एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करना है तो एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक? एंडोथर्मिक। और बॉन्ड फॉर्म होगा, वो बॉन्ड फॉर्म अगर हो रहा है तो वो क्या होगा? एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक? एक्सोथर्मिक, ठीक है? In a chemical reactions, the formation of a chemical bond is accomplished by the release of energy, and energy has to be supplied, to the breaking of bond. एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, ठीक है? इसको जनरली कैसे डिफाइन करते हैं? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी विच इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ ए बॉन्ड ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप। अगर एक ही पर्टिकुलर टाइप के बॉन्ड्स को ब्रेक करना है तो उसको क्या बोलते हैं? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अब एक चीज सुनो, फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स द बॉन्ड डिसोसिएशन, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में एक ही एटम है, एक ही बॉन्ड है, तो उसका जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगा इट इज सेम एज द बॉन्ड एनर्जी। whereas in the polyatomic molecules the bond energy is taken as the mean and the average of the various bond dissociation energy of the bond of a given type। मतलब इसका मीनिंग समझो, डायटोमिक में एक ही बॉन्ड है, तो जो बॉन्ड एनर्जी होगा वो किसके इक्वल होगा? वो इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का मतलब एक बॉन्ड को ब्रेक करने में कितनी एनर्जी चाहिए, वो है बॉन्ड डिसोसिएशन, और यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी के इक्वल होगा। क्या ये सबको समझ में आता? बट OH में ऐसा नहीं होता। OH में एक चीज देखो, अगर तुमने इस बॉन्ड को ब्रेक कर लिया, अगर तुमने पहले बॉन्ड को ब्रेक कर लिया तो दूसरे बॉन्ड को ब्रेक करना इजी होगा या डिफिकल्ट होगा? अगर तुमने एक बॉन्ड को ब्रेक कर लिया तो दूसरे बॉन्ड को ब्रेक करना डिफिकल्ट होगा, इजी होगा? लॉजिकली सोचो यार, अगर तुमने एक हटा दिया, अब तुम्हारे पास OH है, OH स्टेबल है क्या? तुमने एक बॉन्ड ब्रेक कर दिया तो OH है, OH स्टेबल है अनस्टेबल है?
वो तो अनस्टेबल है ना, तो उसको ब्रेक करना क्या होगा, इजी होगा डिफिकल्ट होगा, इजी होगा ना। तो इसका मतलब इसको ब्रेक करने के लिए जो उसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 1, इसको बोलेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 2। तो इसका बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, इसका बॉन्ड एनर्जी होगा एवरेज ऑफ 1 + 2 डिवाइडेड बाई 2। बॉन्ड एनर्जी, एक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन। और अगर सिमिलर टाइप के हैं तो अपन उसका एवरेज ले लेते हैं, यही उसने बोल के रखा है। अपने को ग्रेटर देन लेस देन से फर्क नहीं पड़ता, बट अपन एवरेज ले लेंगे, मैं ये चीज बोल रहा हूँ। तो अब इसको पढ़ो, फॉर द पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स द बॉन्ड एनर्जी इज टेकन एज द मीन एवरेज ऑफ ए वेरियस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ ए गिवन बॉन्ड ऑफ ए गिवन टाइप। ये समझा सबको? चलो, तो bond energy is the average of energy needed to break 1 mole of a particular bond in the gaseous molecules to convert into the gaseous atom। ये रिएक्शन देखे रखिए, इस रिएक्शन का डेल्टा एच क्या होगा, इस रिएक्शन का उल्टा होगा। यस यस। तो CH4 को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए ये, और CH4 में कितने बॉन्ड्स हैं, CH4 में CH के कितने बॉन्ड्स हैं, तो 4 बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए इतनी चाहिए, तो उसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी? क्या उसका बॉन्ड एनर्जी सबको समझ में आता है? ये होगा डिवाइडेड बाय 4। तो बॉन्ड एनर्जी इज द एवरेज ऑफ सारे बॉन्ड्स। खत्म। एक बार फिर से देखते हैं। लेट्स से इसको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो H1 डेल्टा H1, इसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए वो डेल्टा H2 है। तो H2 में से एक बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए डेल्टा H1, दूसरे को ब्रेक करने के लिए डेल्टा H2। तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी? बॉन्ड एनर्जी को मैं हमेशा इस सिंबल से रिप्रेजेंट करूंगा आज के बाद। बॉन्ड एनर्जी को हमेशा मैं इस सिंबल से रिप्रेजेंट करने वाला हूँ। तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इट इज द डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर? AB2 है और CD3 है, ठीक है। मुझे AB2 को ब्रेक करना है, तो AB2 को ब्रेक करने का मतलब ये A गैस प्लस 2B गैस। यस नो। CD3 को ब्रेक करने के लिए 3C प्लस D गैस। यस। मुझे ये बॉन्ड डिसोसिएशन, ये किसका बॉन्ड डिसोसिएशन है? AB2 का। ये किसका है? CD3 का। मुझे ये रिएक्शन चाहिए, तो बताओ मैं क्या करूं? 1 - 2 करूं या 2 - 1 करूं? ये रिएक्शन 1 है, ये रिएक्शन 2 है, मुझे ये ऑब्टेन करना है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन में भी मैं क्या करूंगा? बॉन्ड डिसोसिएशन में मैं 1 - 2 करूंगा, क्योंकि AB2 इस साइड है। तो यार 2 - 1 कैसे करोगे यार? तुम लोग बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगा रहे हो वरुण यार। तू एक चीज देखना, AB2 इस साइड है, तेरे को इसी साइड चाहिए। तो फिर, और CD3 तेरे पास इस साइड है, बट तेरे को इस साइड चाहिए, तो 1 - 2 करूंगा ना मैं। तो 1 - 2 करेंगे, ये 1 है, इसको 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 1 - 2 करेंगे, तब मुझे ये रिएक्शन ऑब्टेन होगा। इसका मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन में भी क्या आएगा? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट आएगा ना। ये समझ में आता है? रिएक्टेंट फिर माइनस प्रोडक्ट। ये रिएक्टेंट था, ये प्रोडक्ट था। इसीलिए उसके फॉर्मूले में भी
फॉर्मेशन में क्या आता है, फॉर्मेशन में तुम्हारे पास आता है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, बट कंबशन किसका होता है, कंबशन जिसका होना होता है उसको रिएक्टेंट साइड लिखते हैं, और वैसे ही बॉन्ड डिसोसिएशन भी जिसका बॉन्ड ब्रेक करना है उसको भी रिएक्टेंट साइड में लिखते हैं। इसीलिए कंबशन और बॉन्ड डिसोसिएशन में रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट आता है। यस, क्या ये पॉइंट समझ में आया तुमको? तो आज के बाद तुमको अगर कोई भी रैंडम रिएक्शन लिख के रखी है, तो अगर कोई भी रैंडम रिएक्शन है तो उसके डेल्टा एच को लिख सकते हो स्टोइचियोमेट्री ऑफ रिएक्टेंट इनटू बॉन्ड डिसोसिएशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस स्टोइचियोमेट्री ऑफ प्रोडक्ट इनटू बॉन्ड डिसोसिएशन ऑफ प्रोडक्ट फॉर ओनली फॉर द गैसियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। बताओ। एटमाइजेशन का मतलब तुमको ये चाहिए। यस, अच्छा, मुझे कंबशन लिख के बताओ। C2H4 के कंबशन से क्या कंबशन रिएक्शन ये लिखूंगा मैं, और 100 डिग्री सेल्सियस पे लिख रहे हैं। C2H4 गैस, इट विल गिव 3 टाइम्स ऑफ O2 प्लस CO2। अब ये कोई भी रैंडम रिएक्शन है, इस रैंडम रिएक्शन को मुझे बॉन्ड डिसोसिएशन के फॉर्मेट में लिखना है। तो सबसे पहले तो चेक करो क्या सब कुछ गैसियस एटम में है क्या, क्या सब कुछ गैसियस फेज में है? हाँ, सब कुछ गैसियस फेज में है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन का फॉर्मूला तभी लगाएंगे जब सब कुछ गैसियस फॉर्म में हो। अगर नहीं हुए तो पहले उसको गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्लियर? पहले उसको गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर अप्लाई करेंगे। यस, अच्छा, अब बताओ, ये कोई भी रैंडम रिएक्शन है, तो रैंडम रिएक्शन में जब मैं बॉन्ड डिसोसिएशन लिखूंगा तो क्या लिखूं, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट लिखूं या फिर प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट लिखूं? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट या रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट? तो रिएक्टेंट में बताओ यहाँ पर कौन कौन से बॉन्ड है? कार्बन कार्बन के कितने बॉन्ड है? C2H4 में कार्बन कार्बन का एक बॉन्ड है, और CH के कितने बॉन्ड्स हैं? 4। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, E ऑफ C डबल बॉन्ड C, ये मैंने बॉन्ड एनर्जी का सिंबल है, ठीक है, बैंड एनर्जी ऑफ C डबल बॉन्ड C प्लस 4 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH। यस, यहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है? ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, और कितने हैं? तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा किससे, 3 से। यस, तो 3 टाइम्स ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन ऑफ O डबल बॉन्ड। अच्छा, यहाँ पर कितने बॉन्ड है C डबल बॉन्ड हो? 2। और टोटल कितने हैं C डबल बॉन्ड हो? 4। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, 2 तो स्टोइचियोमेट्री वाला लिखा, CO2 में खुद में 2 बॉन्ड है और उसके आगे 2 और लिख के रखा, तो टोटल कितने, स्टोइचियोमेट्री ऑफ प्रोडक्ट, सॉरी प्रोडक्ट इनटू टोटल बॉन्ड ऑफ C डबल बॉन्ड। H2O में कितने OH बॉन्ड है? 2। तो यहाँ पर भी मैं क्या लिखूंगा, 2 इंटू E ऑफ OH। यस, तो अगर ये भले ही कंबशन रिएक्शन है, ये कंबशन रिएक्शन है, तो क्या इसको मैं बॉन्ड डिसोसिएशन के फॉर्मेट में लिख सकता हूँ? यस, मैंने इसीलिए 100 डिग्री सेल्सियस लिया है। क्यों 100 डिग्री सेल्सियस लिया है? सो दैट मैं इसको गैसेस लिख सकूं।
बट अगर मेरे को फॉर्मेशन दिया होता, लेट्स से मेरे को CO2 H2O C2H4 एंड O2 का फॉर्मेशन दिया होता, तो फिर मैं क्या लिखता? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट या रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो मैंने वही एक और चीज लिख के रखी। तो कोई भी रैंडम रिएक्शन है, बॉन्ड डिसोसिएशन में ये लिखेंगे, फॉर्मेशन में ये लिखेंगे। क्लियर? एक बार ट्राई करो। सबसे पहले क्या तुमको एक चीज ये समझ में, इसने एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लेके रखा है H2 गैस का उसके गैसियस एटम से। क्या सबको एक चीज ये समझ में आता है क्या? इसका डेल्टा H देके रखा है -436। तो बॉन्ड डिसोसिएशन जो HH का होगा वो +436 हो जाएगा। ये समझ में आता है क्या? बोलो। जैसे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? और वैसे ही बॉन्ड डिसोसिएशन ऑफ N ट्रिपल बॉन्ड N कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 712। उसने उल्टा दे के रखा है, बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ N2 फ्रॉम उसके गैसेस एटम से, मतलब उसने बॉन्ड डिसोसिएशन का उल्टा बोल के रखा। मेरे को एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया है किसका? NH3 का। तो क्या उसका रिएक्शन मैं ये लिख लूंगा क्या? क्या उसका रिएक्शन ये लिख लेंगे? बोलो। उसका रिएक्शन अपन लिख लेंगे ये। अब इसको बॉन्ड सब कुछ गैसियस फेज में है, हाँ वो भी चेक कर ले, सब कुछ गैसियस में। इसको कैसे लिखेंगे? हाफ इंटू बॉन्ड डिसोसिएशन ऑफ N2 प्लस 3/2 इंटू बॉन्ड डिसोसिएशन ऑफ H2 माइनस कितने हैं NH3 में? NH बॉन्ड कितने हैं? NH3 में NH बॉन्ड कितने हैं? 3। तो -3 टाइम्स ऑफ X। इसका फॉर्मेशन दिया है कितना? -46। इजी है। थर्मोकेमिस्ट्री में यही, और कुछ भी नहीं है, इतना ही है। ये ट्रिपल ई
मतलब मेंस पहले ट्रिपल ही होता था, मेंस की जगह ट्रिपल ही 2010 का प्रॉब्लम है। बोलो यार, बोलो, ये क्लियर है सबको? ये क्लियर, तो चीजें फिर आगे इजी हो जाएगी यार, पक्का। अगर ये इजी है तो फिर करो यार, और प्रॉब्लम करो, तो क्या कर सकते हैं, और तो क्या कर सकते हैं। इतना नहीं करते हैं, थोड़ा ही करते हैं, बाकी होमवर्क में दे दूंगा। चलो करो। बी। अच्छा, पहले तो रिएक्शन लिखो फॉर्मेशन का। क्या ये सबको समझ में आता है? फॉर्मेशन पूछा है तो फॉर्मेशन का रिएक्शन लिखा, और डेल्टा एच ऑफ एनी रिएक्शन इज इक्वल टू बॉन्ड डिसोसिएशन ऑफ समथिंग प्लस समथिंग। चेक क्या करना है कि सब कुछ गैसियस फेज में होना चाहिए, खत्म। ये करो यार सब लोग। तुमको फॉर्मेशन दिया है, एबी का फॉर्मेशन दिया, तो एबी के फॉर्मेशन का रिएक्शन, फॉर्मेशन मतलब तुमको फिर ध्यान से लिखना पड़ेगा यार। वरुण गलत है तेरा आंसर। ओके अल्फिया गुड। ओके वेंच गुड। ओके ईशान गुड। ओके मॉली गुड। ओके निकिता। ओके रिजा। ओके राघव। शानिका। ओके गुड। ओके वरुण गुड। ओके महक। ओके आकांक्षा। कैसे करेंगे? पहले तो ये रिएक्शन लिख लिया, इसका डेल्टा एच मुझे पता है कितना, इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच है वो है कितना तुम्हारे पास, -100।
और मैं क्या अज्यूम कर लेता हूँ कि बॉन्ड डिसोसिएशन अपने को रेशियो दे के रखा है, तो मैं क्या अज्यूम कर लेता हूँ यहाँ पर E ऑफ ए जो है, लेट्स अज्यूम E ऑफ ए एक्स है, तो E ऑफ बी कितना हो जाएगा, E ऑफ बी हो जाएगा, वो हो जाएगा x/2, एंड E ऑफ, एंड साथ ही साथ E ऑफ ए बी जो होगा वो हो जाएगा x। तो -100 इज इक्वल हाफ इंटू E ऑफ ए, तो हाफ इंटू E ऑफ ए कितना है x, प्लस हाफ इंटू E ऑफ बी वो कितना है, वो है x/2, माइनस 1 इंटू E ऑफ ए बी कितना है, वो है x। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा -x/4 इज इक्वल टू -100, तो x इज इक्वल टू प्लस 400 किलो जूल पर मोल। क्लियर? तो मैं तुमको 4 प्रॉब्लम दे रहा हूँ होमवर्क में, ठीक है? तो होमवर्क में जो प्रॉब्लम है वो एक बार ध्यान क्या रखना है, बॉन्ड डिसोसिएशन के फॉर्मूले के अंदर कि वो गैसियस फॉर्म में होना चाहिए, दैट्स इट। नहीं हो तो इतना कोई लोड लेने की नीड नहीं है। मैं तुमको इसके अंदर कुछ कुछ प्रॉब्लम्स है वो मैं करेक्ट करके बता देता हूँ। सबसे पहले देखो, तो मुझे बताओ ये पॉलीमर बन रहा है, इसमें हिंट दे रहा हूं मैं, इसमें कितने CH बॉन्ड है, इसमें कितने CH बॉन्ड है इस पॉलीमर में? CH उस N को भूल जाओ, वो तो बाद में देखना, इसी में वो N से तो बाद में मल्टीप्लाई कर दे। इसमें कितने CH बॉन्ड है? 4। इसमें कार्बन कार्बन के कितने बॉन्ड्स हैं? इसमें कार्बन कार्बन के कितने बॉन्ड्स हैं? 2 बॉन्ड है, एक नहीं है। एक तो ये तुमको दिख ही रहा है, और एक यहाँ पर हाफ, और एक यहाँ पर हाफ, ठीक है? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कार्बन कार्बन का एक बॉन्ड तो ये दिख ही रहा है, एक पॉलीमर में यहाँ पर हाफ और यहाँ पर हाफ, यहाँ पे कार्बन कार्बन के 2 बॉन्ड्स, ठीक है? अब एक और चीज सुनो, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर, ये कंबशन -312 होगा। मुझे पता है कि कंबशन हमेशा नेगेटिव होगा, तो एक चीज तो है ही कि कंबशन -312 होगा, और साथ ही साथ यहाँ पर फॉर्मेशन फॉर्मेशन कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये उसका मिस प्रिंटिंग है, तो उसको मैंने करेक्ट किया। ये यहाँ पर इसका भी मिस प्रिंटिंग है, तो इसको मैंने करेक्ट किया। एग्जाम में अगर तुमको कंबशन देख के रखा है 312, तो उसको तो मैं नेगेटिव लूंगा ही, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कंबशन नेगेटिव ही होता है, तो यहाँ पर कोई प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है, ये सही है, बट ये इंटरप्रिटेशन उसका ये है। बट फॉर्मेशन के अंदर ये -94.38 है और -68 ये उसका ये उसमें प्रिंटिंग एरर है। नहीं हो चारों प्रॉब्लम, डोंट वरी, चारों अच्छे प्रॉब्लम्स है, टाइम कंज्यूमिंग है, बट एक बार अटेम्प्ट करना, हो जाए तो अच्छा है। और एक लेक्चर के अंदर, एक लेक्चर बचा है, उसके बाद थर्मोकेमिस्ट्री विल बी फिनिश्ड, ठीक है? थोड़े और टर्म्स बचे हैं वो करेंगे, ज्यादा कुछ है नहीं, बेसिक डेफिनेशन है, बट बॉन्ड डिसोसिएशन अच्छे से करके आ जाना, ठीक है? बोलो। तो मंडे को अपना लेक्चर होगा, तो मंडे को थर्मो फिनिश, बाकी जो भी 2 और लेक्चर डाउट लेक्चर होंगे, तो डाउट लेक्चर में वी विल सी कि क्या कर सकते हैं। आई विल ट्राई कि इस वीकेंड तक असाइनमेंट बना के मैं भेज दूं, ठीक है? बाकी मजे करो। सर हम्म, मुझे 1-2 डाउट्स थे, वो मैं आपको सेंड कर दूं? भेज दो भेज दो। ठीक है कल तो डाउट क्लियर किए रात को तुम्हारे सर, हैं? फिर थोड़े और। थोड़े और आगे रात रात हाँ में? सर। गजब गजब करते हो तो। सर आपने जो भी होमवर्क क्वेश्चन दिया उसमें वो हाफ ऑफ बॉन्ड कैसे होंगे वो नहीं समझा। ये पॉलीमर है ना,
एक बॉन्ड तो दिख रहा है, एक साइड वाला बॉन्ड दूसरे किसी कार्बन से अटैच होगा ना पॉलीमरिक चेन में, अच्छा तो उसको हाफ अटैच, हाफ काउंट करना है। ओके सर। महक जल्दी, हाँ सर। मुझे 9:30 से एक काम है। बाय। महक सर मैंने किया सर। 2 बोल के 3 पूछ रहे हो? अरे यार बच्चे ये तो करवा है ना तुमको। सर एक बार इसका जो भी पार्ट है वो आप बता सकते हो क्या? वन बी अब कौन पार्ट सा? अभी है ही नहीं ना सिलेबस में, वो एक्टिवेशन एनर्जी का है, वो ओके केमिकल सर। काइनेटिक्स का है, उससे तुमको क्या करना। ए पार्ट आ गया ना। हाँ सर, पर उनने आंसर में डी दिया है। अच्छा आंसर में उसने कांस्टेंट हाँ प्रेशर सर। कांस्टेंट वॉल्यूम स्पेसिफाई करना चाहिए था। नहीं यार अपन अभी के लिए, अरे यार ये भी सही है क्या? हाँ यार बी भी सही है। ठीक है अभी के लिए ये ध्यान रखो, ठीक है सर। बाकी दोनों सही जो है वो केमिकल काइनेटिक्स में सीखेंगे अपन। ओके सर। अब तुम ये कर सकते हो, फॉर्मेशन लिखना आता है ना, अब जेडेनो का अच्छा हाँ फॉर्मेशन सर, लिखो। हाँ हाँ, ये मैं क्या करूँ? ये छोड़ दो वेपर प्रेशर, ये केमिकल इक्विलिब्रियम का है, ओके सर। अभी तक नहीं बताया वेपर प्रेशर कैसे निकालते हैं, ये केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ोगे ठीक है। ठीक है सर। बाय सर, थैंक यू सर। तो बाय। ओके देन चलो बाय।